Good evening, everyone. This is Advocate Arjun from Irpukhas, and today this is my first lecture on law of evidence. So I am teach you about historical backgrounds कि हमारे पास जो कानून है लॉ ऑफ एविडेंस उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे पास कहाँ से आया, क्यों आया, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कानून तो बहुत सारे हैं, लॉ ऑफ एविडेंस की ही क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आज देखते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, उसके 3 पीरियड्स हैं हमारे पास, 3 पीरियड्स। देयर आर 3 पीरियड्स। एक है हिंदू, एक मुस्लिम एंड थर्ड वन इज ब्रिटिश। So I am one by one tell you about the what periods says. So the Hindu ancient periods, according to Hindu Dharma Shastra, purpose of any trial is the desire to ascertain the truth. ठीक, judge like and physician। हमारे पास तो धर्म शास्त्र था, हिंदू एक्ट के मुताबिक, हिंदू जो कानून है या हिंदू पीरियड्स हैं उनके मुताबिक, उनके अंदर जो हिंदू धर्मशास्त्र था उनके मुताबिक इनका कहना था, इनका मानना था कि जो एविडेंस है उसका मकसद सिर्फ एक ही है, किसी सच को निकालना, सच को किसी भी चीज़ में से असर्टेन करना, डिटरमाइन कर लेना, उसमें से निकाल कर बाहर ले लेना, उसको कहते हैं एविडेंस। और उसका पर्पज़ यही होता था, जैसा कि एक फिजिशियन को पता चल जाता है कि एक बॉडी के अंदर क्या बीमारी है, थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक डॉक्टर के पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनके मुताबिक वो चेक कर लेता है। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर से चेक हो जाता है कि एक इंसान का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और ब्लड सीपी होती है, ठीक है, कोई भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस बॉडी में क्या फॉल्ट है और किस चीज़ की कितनी मकदार है और किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, वो सब हमें एक डॉक्टर बता देता है। तो इसी तरह जो लॉ ऑफ एविडेंस हैं और जो जज हैं उस टाइम के जज थे या जो भी रॉयल थे वो ऐसे ही माने जाते थे, बिल्कुल एक पार्टी को देखते थे, एक पार्टी को देखकर ही अंदाज़ा लगाते थे कि इसमें से हम कौन सी चीज़ निकालें और कौन सी चीज़ इसमें हम समझें, एक चीज़ की एग्जिस्टेंस और एक चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस को असर्टन कर लेते थे, फिर बियॉन्ड डाउट ही होता था, ठीक है। उसके बाद आगे उसी में 3 किस्म के एविडेंस हुआ करते थे, एक लेखिया जिसको आज हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, और दूसरे नंबर पर साक्षी आज के टाइम हम कहते हैं विटनेस, ठीक है। 3 नंबर पर भुक्ति मीन्स पोजीशन, एक पोजीशन किसी इंसान के पास है, फॉर एग्जांपल किसी रॉयल के पास या किसी उस टाइम के जज के पास अगर कोई फैसला जाता था तो वो चीज़ देखते थे कि पोजीशन किसके पास है, वो एविडेंस हो गया टाइप ऑफ भुक्ति एविडेंस इन अकॉर्डिंग टू द हिंदू धर्मशास्त्र, ठीक है। और ये अगर उसी बुनियाद पर ये हिंदू धर्मशास्त्र फैल हुआ कि वो जो है एक सर्जिकल या एक फिजिशियन की तरह काम किया करते थे वो जज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम द एंशंट मुस्लिम पीरियड। एंशंट मुस्लिम पीरियड्स, ये जो है मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बुक थी, किसने लिखी थी, ये बुक लिखी सर अब्दुल रहीम ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने डिस्कस किया था लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में, और उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया था कि एविडेंस किस प्रकार की होती है, किन टाइप्स की होती है, एक ओरल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद उन्होंने मोहम्मदन लॉ में जो ये बताया कि ओरल एविडेंस 2 किस्म की होती है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंड हियरसे, ठीक है। ओरल एविडेंस में कौन कौन सी एविडेंस आती है, ओरल एविडेंस मीन्स एक एविडेंस, ऐसी एविडेंस जो एक इंसान आकर ज़बानी कोर्ट में आकर बयान दी, वो हो जाती है हमारी ओरल एविडेंस।
और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो एविडेंस जो हम किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक कोर्ट में पेश करें। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फ़ोटोकॉपी या कुछ भी, किसी भी चीज़ की कोई भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स हो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। और आज के टाइम में हम इसे सेकेंडरी एविडेंस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद ये हो जाए डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स एक इंसान जो एविडेंस दे रहा है ओरल के किस टाइप्स में आ रहे हैं, डायरेक्ट एंड हियर से। डायरेक्ट मीन्स वो एविडेंस जो जिस इंसान ने खुद ने देखा, जिस इंसान ने खुद ने किस चीज़ को महसूस किया और वो खुद ही इन पर्सन आके कोर्ट में कहता है, तो फिर वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। और हियर से एविडेंस इसी का ही टाइप है, बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस, पर यही चीज़ आके मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ए ने देखी और सुनी, ठीक है, उसने कहीं कुछ कहा, कहीं बैठकर कुछ कहा और बी ने सुन लिया, तो फिर बी कोर्ट में आके कहता है कि उस इंसान को या उस ए को मैंने उस जगह पर ये कहते हुए सुना है। ओके, तो फिर ये हो गया हियर से एविडेंस। ठीक है, मतलब हमारे पास जो मोहम्मदन लॉ था वो सफिशेंट था, पर उसमें इतनी जो है सफिशेंट नहीं था, इतना एग्जॉस्टिव नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ एविडेंस अवेलेबल हैं। और अगर हम इन पर ही दो एविडेंस के मुताबिक चलते तो किसी भी इंसान को गिल्टी ठहरा सकते थे, हम किसी भी इंसान को गिल्टी ठहरा सकते थे, किसी को भी हम अक्वेट करा सकते थे। तो इसीलिए ये भी हमारे काम के नहीं रहे। उसके बाद आ जाता है द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जो रॉयल्स होते हैं, चार्टर्स, जो बादशाह होते हैं, उन्होंने कोर्टें बनाई, जिस कोर्टों को कहा प्रेसिडेंसी कोर्ट्स। प्रेसिडेंसी कोर्ट्स इन पहले जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया था उसमें आज भी मुंबई है, पहले भी मुंबई था, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में वो कोर्टें बनाई। ठीक है, और उन कोर्टों में वो जो भी उनके पास लॉ थे उनके मुताबिक वो कोर्टें जो है गवर्न करने लगी, वो काम करने लगी। ठीक है, उनके पास कोई भी डेफिनेट रूल नहीं था, ठीक है, कोई भी डेफिनेट रूल्स नहीं थे या एक्ट नहीं था टू लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, कोर्ट्स इंजॉयड अनफेटर्ड लिबर्टी इन एडमिशन ऑफ एविडेंस। जो हमारे पास कोर्ट थी, कोर्ट कौन सी? प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, प्रेसिडेंसी कोर्ट्स। ये जो कोर्ट्स कह रहा हूँ वो कोर्ट है प्रेसिडेंसी कोर्ट्स। उनके पास अनफेटर्ड, अनफेटर्ड का क्या मकसद होता है? मीन्स फ्री या जिन पर कोई किस्म की पाबंदी ना हो, कुछ भी सोच सके, कुछ भी। ठीक है, अनफेटर्ड लिबर्टी इन एडमिशन ऑफ एविडेंस, किसी भी प्रकार, किसी भी टाइप का किसी एविडेंस को मान ले, किसी एविडेंस को वो डिनाई कर ले, वो उनकी मर्ज़ी हुआ करती थी। ठीक है, जो इसी वजह से हमारा जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कोर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस टोटली इन चॉइस आर कम्प्लीटली डिसऑर्डर एंड क्रिएटेड कन्फ्यूजन्स। हमारे पास जो भी ये एक पीरियड 1, 2 एंड 3, इनके पास जो भी पीरियड थे और जो भी तरीक़ेकार, जो भी प्रोसीजर चला, वो जो है कम्प्लीटली डिसऑर्डर हुआ करते थे, कम्प्लीटली डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे कि किसको हमें गिल्टी ठहराना है और किसको हमें अक्वेट करना है। बिल्कुल ही, अगर कोई इंसान एक ईमानदार भी होता है तो फिर वो फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत ही परेशान होते थे और बहुत ही मुश्किल थी उनके लिए फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना। इसीलिए ये जो तीनों पीरियड हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हमारे हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, तीनों के तीनों फेल हो गए। ठीक है, आप थोड़ा ये नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको इसके आगे भी पढ़ाता हूँ। ठीक है।
हमारे पास हिंदू धर्मा जो शास्त्र है वो ये भी बात उन्होंने डिस्कस की कि इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस, इट हैज़ सेड दैट अ किंग एक बादशाह कैन नॉट पनिश anyone if any doubt exists. Any doubt exists. It means that until anyone is not proved beyond doubts, he cannot considered to be guilty. Cannot considered to be guilty. Cannot consider to be guilty. इनका जो कंक्लूजन है वो ये हुआ कि कोई भी जज या कोई भी रिलीजियस पर्सन्स या कोई भी रॉयल पर्सन्स कैन नॉट जज अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ डाउट, not decide that this person is a guilty person and this person is guilty of this offense. So that evidence is considered to be the backbone of administration. उसके बाद जब ये जो कंक्लूजन आई, जब ये डिस्कशन हुआ, ठीक है, इस डिस्कशन से ये जो हमारे पास इनका रिज़ल्ट आया वो ये आया कि एविडेंस एक्ट या फिर एविडेंस लॉ इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इनका जो फाइनल कंक्लूजन यही आया कि हमारे पास जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो कंसिडर किया जा रहा है कि ये जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे एक हुकूमत को चलाने वाला इदारा है, वो उनका ये बैकबोन है। तो बरा मेहरबानी इन पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो फिर तो उनके बाद ये नोट कर लें आप, उनके बाद जो हमारे पास डायर नेसेसरी जो ज़रूरत पड़ी लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफिकेशन करने की, लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफिकेशन करने की, तो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ने फर्स्ट स्टेप या अटेम्प्ट जब ये हमारे पास ज़रूरत पड़ी, एक डायर नेसेसरी हुई कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पहला कदम या एक पहली कोशिश की जिसमें उन्होंने एक एक्ट पास किया इन 1835। एक्ट का नाम था एविडेंस
एविडेंस एक्ट 1835, एविडेंस एक्ट 1835 और 1835 टू 1855 1835 से लेकर 1855 तक उन्होंने 11 एनएक्टमेंट पास किए। 11 एनएक्टमेंट, 11 एनएक्टमेंट पास किए। बट जब 11 एनएक्टमेंट पास होते रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 11, हर एक जो एक्ट जो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के लिए भेजा जाता रहा। और टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में हर बार ये क्या रिजल्ट आई इसकी रिजल्ट आई, कोई भी टेस्ट इन्होंने पास नहीं की, मतलब नॉट पास्ड, मतलब एजुकेसी की कोई टेस्ट हुई और वो टेस्ट नहीं पास हुई तो क्या हुआ, नॉट पास। मतलब एक बिल पास किया इन्होंने एक बिल पास करके एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी उन्होंने के पास पेश की और उन्होंने कहा कि आप इन पर नज़रसानी करें। तो फिर रिजल्ट क्या आई, नॉट पास्ड। नॉट पास्ड मीन्स एडिक्वेसी की रिजल्ट थी तो क्या हुआ, इनएडिक्वेट, मतलब 1835 से लेकर 1855 तक जो भी कोशिश की वो इनएडिक्वेट रही, क्योंकि उस टाइम द सिचुएशन एंड कंडीशंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, दिस कोल्ड या दिस ड्राफ्टेड कोल्ड इज़ नॉट सुइटेबल या अनफिट। ओके, ये थोड़ा नोट कर लें आप। आफ्टर इट, और उसके बाद 1868 में एक कमीशन बना। कमीशन ये बना लॉ ऑफ एविडेंस की ड्राफ्टिंग के लिए, लॉ ऑफ एविडेंस को ड्राफ्ट करने के लिए कमीशन बना। और वो कमीशन किसके चेयरमैनशिप में था, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर हेनरी समर मैन। ये जो है कमीशन जो बना, ये सर हेनरी समर मैन के सुपरविजन में बना, जिसके हेड जो है सर हेनरी समर मैन थे, जो एक जूरिस्ट थे, ब्रिटिश जूरिस्ट और हिस्टोरियन थे। सर हेनरी समरमैन पैदा हुए थे 1822 और इनकी डेथ हुई 1888 में। इन्होंने टोटल जो सेक्शन दिए गए इसमें वो दिए गए 39, ठीक है, 39 टोटल सेक्शन दिए गए। 39 सेक्शन के बाद उन्होंने हर एक रिपोर्ट देते रहे, दूसरी, तीसरी, उसके बाद चौथी और फिर 5th रिपोर्ट तक इन्होंने पेश की। 5th रिपोर्ट ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस और ड्राफ्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ
लॉ और फिर सेक्शन के बाद आफ्टर एडिंग two more sections in that drafted bill. And referred, और इन्होंने जो है वो रेफर्ड किसको किया, रेफर टू अ कमेटी, टू अ सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी। और उनके बाद इन्होंने ये जो बिल ड्राफ्ट किया वो सर्कुलेट किया, सर्कुलेट मीन्स किसी भी चीज़ को मशहूर करना, किसी भी चीज़ को एक हद तक किसी के पास पेश करना और उनकी राय लेना, उनकी ओपिनियन वहाँ से लेना। ठीक है, तो ये सर्कुलेट कहाँ कहाँ तक किया गया, ये जो है सर्कुलेट गवर्नमेंट उसमें सेंट्रल, provincial and local, all governments, to circulates to all governments and all official authorities for opinions on drafted code, but opinion submitted to the सर हेनरी मैन, ओपिनियन क्या सबमिट हुई, ओपिनियन सबमिट हुई अनफिट, अनफिट मीन्स नॉट सुइटेबल, नॉट सुइटेबल। इसका मकसद सर हेनरी समरमैन ने जो भी मेहनत की वो उनकी मेहनत काबिल तारीफ़ है, मगर वो जो है उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंडीशन और उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सूटेबल नहीं थी। ठीक है, वो अनफिट थी, तो इसलिए वो जो है वो भी हमारे पास कोडिफाइड लॉ ना हुआ। सो ये आप नोट कर लें।